Hello everyone. So thanks for connecting back. And I'm really sorry Zoom में थोड़ा ये टाइम सेशन रहता है 40 मिनट्स का, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो वेरी सून आई विल ट्राई टू चेंज द टूल and we'll try to use some new tool where we can continue the session for approx 2 hours because it's really creating some kind of inconvenience. So we'll move to the next thing. So as I told you, we have two types of interference. जो help करता है, help क्या करता है, जो नुकसान करता है हमें हमें मेमोरी को भूलने में. ठीक है, हमारी हेल्प करता है मेमोरी को भूल जाने में. तो वो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है, हम भूल जाते हैं चीजें क्यों, जब हमारी इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर करती है एक दूसरे को. ठीक है, तो पहला तो ये डेफिनेशन हो जाती है कि हम चीजें भूलते क्यों हैं. चीजें इसलिए भूल जाते हैं बिकॉज वहां पे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इंटरफेयर कर लेती है आपस में. तो इंटरफेयर कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. प्रोएक्टिव में हम नई चीज सीखते हैं और पुरानी की वजह से नई चीज हम नहीं सीख पाते हैं. ठीक है. और जो रेट्रोएक्टिव होता है उसमें क्या होता है कि हम नई सीख ली मैंने, पुरानी वाली में भूल गया. बस ये दोनों ऑपोजिट हैं, इसको याद करना बहुत इजी है. एंड आफ्टर दिस वी हैव some theories. So first theory we have is trace decay theory. And in this theory it says a trace theory propose that learning cause change in the central nervous system leading to the formation of memory traces. ठीक है, physical change in the brain due to the learning. तो ये कह रहा है कि ये थ्योरी वो थ्योरी है. ट्रेस मतलब तो पता ही होगा, ट्रेस मतलब क्या होता है कि ट्रेस मतलब ट्रेस मतलब होता है अंश. मतलब हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं इसका आता नहीं है मुझे. मतलब कि ट्रेस मतलब जो अंश जो हम छोड़ देते हैं, निशान. ठीक है. तो ट्रेस डी के थ्योरी proposes that learning cause change in the central nervous system. तो ये थ्योरी बताती है जो हम लर्न करते हैं चीजों को, तो वो क्या करता है, चेंज करता है हमारे नर्वस सिस्टम में. कुछ ना कुछ तो चेंज करता ही होगा वहां पे जाके. एंड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ट्रेसेस. और वो क्या करता है, मेमोरी के ट्रेसेस बना देता है. ठीक है, कि वो लोकेट कर देता है अलग अलग मेमोरी को. वहां पे क्या करता है, मेमोरी को ट्रेसेस बना देता है मेमोरी को, और फिजिकल चेंज हो जाता है हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. तो यही थ्योरी यही बताती है. ठीक है. सो when this memory traces are not used for a long time, अगर हम वो मेमोरी के जो ट्रेसेस होते हैं अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए यूज नहीं होते हैं, सो दे फेड अवे लीडिंग टू फॉरगेटिंग. ठीक है. तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो यही बता रहा है कि जब हम कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कोई नई चीज सीखते हैं, तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक मेमोरी ट्रेस बना लेता है. एक जगह लोकेट कर लेती है, वो मेमोरी ट्रेस बना लेती है. उसके बाद अगर हम उस मेमोरी ट्रेस को अगर यूज नहीं करते हैं बहुत टाइम के लिए, देन दे फेड अवे लीडिंग टू फॉरगेटिंग. अगर हम उसको यूज नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, उस मेमोरी को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, रिहर्सल नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगी और हम चीजों को भूल जाएंगे, उस चीज को हम भूल जाएंगे. ठीक है. Thus, the underlining mechanism of this theory is use it or lose it. ठीक है, lose it. तो ये क्या कहता है, या तो यूज कर लो या फिर उसको भूल जाओ. या तो वो उसको करो या फिर वो वैसे ही चली जाएगी तुम्हारे पास से. तो यूज इट और लॉस इट. ठीक है. तो ये इसका बेसिक इसका क्या है, वर्ड है और इसकी थ्योरी है. तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा. ट्रेस डी, तो इसे याद रखना एग्जाम में अगर आ जाए, ट्रेस डीके थ्योरी. तो ट्रेस से आपको कैप्चर करना चाहिए माइंड पे कि ट्रेस मतलब हम मेमोरी ट्रेस की बात कर रहे हैं, जिसमें बताया था कि जब हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं तो मेमोरी ट्रेस के थ्रू वो एक लोकेट हो जाती है एक जगह पे. अगर हम उसको यूज नहीं करते हैं, अगर उसको रिवाइज नहीं करते मेमोरी ट्रेस को, दोबारा से अगर नहीं देखते हैं, तो वो क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए सेव नहीं होती, वो उड़ जाती है वहां से मेमोरी. ठीक है. So if you did not use your stored information at a regular interval of time, then you may be at risk of losing it. ठीक है, तो यही मैंने बता दिया है. And the next one is क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग थ्योरी. तो क्यू मतलब क्या होता है, क्यू मतलब आइडिया, जो हम क्या बोलते हैं क्यू डिपेंडेंट. जो थ्योरी, फॉरगेटिंग थ्योरी डिपेंड करती है किस पे, क्यू पे डिपेंड करती है. राइट. सो So here, according to this theory, forgetting can also occur due to the absence of an appropriate cue or presence of poor cue. क्यू मतलब क्या होता है, क्यू हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग यार, क्यू मतलब पता है ना, जो हेल्प करते हैं छोटी छोटी चीजें. क्यू मतलब हिंदी में
क्यों मतलब होता है जो छोटे-छोटे सिग्नल्स होते हैं हमें हेल्प करते हैं। इसको हिंदी में बता देता हूँ। अबे! संकेत। नहीं संकेत तो मैं कहा हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग इसका क्यों मतलब होता है ना कि तुम कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, मैंने तुम्हें क्यों दिया है कि हाँ ये मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, ये तुम्हें एक पॉइंट बता रहा हूँ जिससे तुम जो करना कर लो। तो क्यों तो पता ही होगा वैसे सबको, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, हिंदी मीनिंग्स मुझे इतने अच्छे नहीं है। हाँ क्यों मतलब जो हम किसी को क्यों देते हैं, किसी को ऑप्शन देते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए आइडिया देते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्यों। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉरगेटिंग कैन आल्सो occur ड्यू टू द absence ऑफ एन appropriate क्यू। तो ये यहाँ पे ना एक तरह से हम उसी की बात कर रहे हैं, कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। अगर तुम अगर रिलेट कर पा रहे हो तो यहाँ पे भी कंडीशनिंग जैसा ही कुछ हो रहा है। ठीक है। कि क्यू अगर हमारे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मतलब जैसे मैंने कोई माइंड में कोई मेमोरी स्टोर की है, और स्टोर जैसे वही उसी क्यू मैंने बताया ना कि जैसे मैंने फ्रेंड से पूछा था कि हम रिजॉर्ट में गए थे, उसको नहीं याद आया कि कौन से रिजॉर्ट में गए थे, तो मैंने उसको क्यू दिया था। ठीक है, अब तुमने समझा, मैंने उसको क्यू दिया था कि जहाँ पे स्विमिंग पूल था। ठीक है। तो जो रिजॉर्ट की मेमोरी है वो डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, स्विमिंग पूल पे डिपेंड करती है। तो स्विमिंग पूल हियर इज एक्टिंग लाइक अ क्यू, राइट। और जो रिजॉर्ट की मेमोरी है वो डिपेंडेंट हो गई। रिजॉर्ट की मेमोरी डिपेंडेंट हो गई है ना, किस पे डिपेंड कर रही है, वो स्विमिंग पूल पे डिपेंड कर रही है। तो स्विमिंग पूल क्या हो गया, हमारा क्यू हो गया। ठीक है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि हम जो थ्योरी है, ये फॉरगेटिंग थ्योरी है, तो ये हम चीजें कब कब भूलते हैं, ये तब भी हम भूल सकते हैं जब हमारा क्यू होता है ना, मेमोरी से रिलेटेड जो हमारे छोटे छोटे क्यूज होते हैं। ठीक है। अगर वो हमारे वीक होंगे, या अगर क्यू प्रेजेंट नहीं होंगे, अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, तो मैं वो मेमोरी भूलने के ज्यादा चांसेस होंगे कि मैं जल्दी से चीजें भूल जाऊंगा, अगर मेरा जो क्यू है वो अच्छे से अगर वहां पे स्टोर नहीं होगा तो यही ये थ्योरी बताता है। इसमें शायद इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया होगा, सो आई विल चेक। सो स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट इफ स्क्रीन सब्जेक्ट्स, शो नहीं हो रही। thanks for informing me. I just paused my screen. Now I think it is visual, right? Now you can easily see my screen. It's on now. So ये कह रहा है कि studies have suggested that if subjects were given a hint or clue about the category of those items, then it improved their recall. ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे लूं, ठीक है। तो अगर हाँ, अगर मैंने यहाँ पे पूछा, मैं अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्यों मैं बता देता हूँ, एक बार अच्छे से बता देता हूँ। जैसे हमने पढ़े थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ी थी, ठीक है। अगर सपोज मैं कल अगर ऑनलाइन आऊँ और तुमसे पूछो कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, मैंने सपोज किसी से पूछा, जैसे यहाँ पे 8 लोग हैं, सपोज कौन है, ये आरती है, इट्स आरती, राइट। सो अगर मैंने उससे पूछा कि बताओ टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है, तो उसको अगर डायरेक्ट उसको याद नहीं आया, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, क्यों दूंगा, कि मैं उसको क्या क्लू दूंगा कि भाई तेरे को डिक्लेरेटिव याद है, डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या होती है। ठीक है। तो डिक्लेरेटिव मेमोरी जैसे ही मैं उसके सामने बोलूंगा, उसको याद आ जाएगा कि हाँ यार, डिक्लेरेटिव के साथ तो नॉन डिक्लेरेटिव भी था, सेंसरी भी था। ठीक है। पहले उसको कुछ भी याद नहीं आया, जब मैंने उससे पूछा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी बताओ कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसे नहीं याद आया। लेकिन मैंने उससे पूछा और मैंने उससे जब हिंट दिया, हिंट हिंट को बोलते हैं क्लू, ठीक है। जब मैंने उसको हिंट दिया कि डिक्लेरेटिव मेमोरी पता है क्या होती है, तो जैसे ही मैं डिक्लेरेटिव मेमोरी उसे बताऊंगा तो उसे याद आ जाएगा, नॉन डिक्लेरेटिव भी, सेंसरी भी याद आ जाएगा। तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी क्या हो गया, यहाँ पे मेरा क्लू हो गया, हिंट हो गया। ठीक है। तो अगर सपोज यही मेमोरी के बारे में, इस बारे में ही हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पे, अगर मेरा ये क्लू जो कमजोर हो गया माइंड में, सपोज जो मेरा क्लू है जिससे मुझे वो चीजें याद आ रही हैं, जिस क्लू से मुझे पूरा टॉपिक याद आ रहा है, अगर वो क्लू मेरे माइंड में अगर कमजोर होगा, अगर वीक होगा, अगर वो सही से वहां पे स्टोर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, मैं चीजें भूल जाऊंगा ना जल्दी, चीजें जल्दी भूल जाऊंगा, मुझे याद करने में दिक्कत होगी। तो यही उस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, कि जो हमारी फॉरगेटिंग होती है वो क्लू पे भी डिपेंड करती है बहुत ज्यादा। अब हमारा आ जाता है बहुत ही काम का टॉपिक, जो हमें बताता है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग मेमोरी। अब हमने ये तो देख लिया कि मेमोरी के भाई कॉन्सेप्ट क्या है, लॉस क्या है, मीनिंग क्या है, उसके थ्योरीज क्या है, प्रोसेस क्या है, और उसकी कमियां क्या है, हम भूल कैसे जाते हैं चीजों को, भूलने के क्या क्या थ्योरीज हैं। अब काम की चीज आती है कि हम अपनी मेमोरी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं। इनहेंस मतलब कैसे उसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको और डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको हम और भी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं, सो दैट वी कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। सो फॉर
this topic they have given an example of India's Shakuntala Devi. तो आई होप शकुंतला देवी के बारे में सबको पता ही होगा। अब तो मूवी भी आ गई, अब तो शायद पता ही होगा, पहले तो नहीं पता होगा शायद, मूवी आने के बाद तो सबको पता ही चल गया होगा शकुंतला देवी कौन है या कौन थी, राइट? एवरीवन नोज अबाउट शकुंतला देवी। अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे बताओ। चलो, जिसको पता है शकुंतला देवी के बारे में, एनीवन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट शकुंतला देवी। लेट मी चेक हाउ मच यू नो अबाउट शकुंतला देवी। कोई भी जिसको थोड़ा सा कुछ तो पता होगा, कुछ तो आइडिया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला ही बक 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 किए जा रहा हूँ यहाँ पे। शकुंतला देवी मैथ्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सेकंड्स में सॉल्व कर देती थी। हाँ, बिल्कुल सही। एनीवन एल्स? किसी को कुछ और पता हो इसके अलावा भी? तो सही कहा है जिसने अभी आंसर दिया है, बहुत सही है। शकुंतला देवी एक मैथमेटिशियन थी, ठीक है? वो मैथमेटिशियन एक्चुअली वो वैसी वाली मैथमेटिशियन थी जो बहुत बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर देती थी, ऐसा नहीं था। वो क्या करती थी, जो सिंपल कैलकुलेशंस होती है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जैसे मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया बहुत सारे, अगर मैंने 10 डिजिट वाली 20 डिजिट वाली मल्टीप्लाई करने के लिए दे दी तो वो बहुत जल्दी कर लेती थी, ठीक है? तो वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो ज्यादा, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन थी, जो सिंपल वाली कैलकुलेशन थी, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वो इजीली कर देती थी, ठीक है? तो ये उसका था मैथमेटिक्स में, उसने बहुत बड़े अवार्ड्स जीते हैं उसके बारे में, मतलब पूरा दुनिया ही जानता है शकुंतला देवी को, ठीक है? तो ये कह रहा है इनहेंस मेमोरी में इसका एग्जांपल दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि जो इसको मेमोरी थी, तो उसकी मेमोरी थी ना बहुत अच्छी। उसकी मेमोरी थी कि एक बार जो कैलकुलेट कर लेती थी, या फिर एक बार जो वो देख लेती थी, पढ़ लेती थी, या एक बार जो कैलकुलेशन सीख लेती थी कि ऐसे हम प्लस करते हैं, ऐसे माइनस करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट behind this calculation. So the ability which Shakuntala Devi have, the ability to remind all those concepts for a longer period of time, ठीक है? तो हमेशा के लिए उसके अंदर वो रहती थी, मेमोरी रहती थी, और इजीली सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती थी। तो यही इसमें बताया, बस एग्जांपल दिया है इसका। And all of us desire to have a memory like her, but most of us suffer from some kind of memory failure, ठीक है? तो हम सब चाहते हैं कि हमारी मेमोरी शकुंतला जैसी हो, शकुंतला देवी जैसी हो, लेकिन हमारी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम सफर कर लेते हैं। हम किसी किसी मेमोरी फेलियर की वजह से हम वहां पे नहीं पहुंच पाते। हम वो डिजायरेबल जो हमारी मेमोरी है वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं, ठीक है? चीजों को सही से कैटेगराइज नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, ठीक है? चीजों को अच्छे से अटेंशन नहीं देते, इंटेंशन नहीं देते, मोटिवेशन नहीं होता, ठीक है? इमोशंस नहीं कनेक्ट होते, जिसकी वजह से हमारी क्या जो मेमोरी है ना, जो काम की चीजें है ना, वो तो याद रह जाती हैं। काम की चीजें मतलब जो अभी मैं सोच रहा हूँ मेरे लिए काम की चीजें हैं। जैसे अगर मेरे को शाम को दोस्त से मिलने जाना है, ठीक है? तो अभी शाम अगर मैंने खाना भी ना खाया हो पूरे दिन, ठीक है? मैंने पढ़ाई भी ना की हो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम है कि उससे मिलने जाना है, ठीक है? तो मेरे को वही रहेगा माइंड में, और बाकी सब मैं भूल जाऊंगा। तो ऐसा है इसमें कि मतलब शकुंतला देवी के माइंड में तो सब वो काम की चीजें याद रखती थी, कैलकुलेशन वगैरह सब उसको पता था, इसलिए उसके लिए बहुत इजी था लंबी कैलकुलेशंस को इजीली सॉल्व करना। तो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ऐसा नहीं हो पाता ड्यू टू सम मेमोरी फेलियर। तो वी हैव some kind of strategies over here which help us to enhance our memory. So but we can definitely help you in improving your chances to memorize information effectively. In this section, so your section है, we will discuss mnemonics pronounced as mnemonics, ठीक है? यहाँ पे m silent है, यहाँ पे याद रखना, जो m है आगे silent है, हम इसको mnemonics नहीं बोलेंगे, mnemonics बोलेंगे, pronounced as mnemonics, method or techniques of enhancing memory. तो ये क्या है? ये हमारा एक मेथड है, ठीक है? ये एक मेथड है जो हमें हेल्प करता है अपनी मेमोरी को इनहेंस करने के लिए, ठीक है? इनहेंस मतलब करने के लिए, उसको और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको और भी यूजेबल बनाने के लिए। तो ये हमारे ये थ्योरीज हैं, ये टेक्निक्स हैं, एंड these आर बेसिकली two broad categories of mnemonics. One category of mnemonics using images, and while the other principle of organization to memorize information. तो एक तो organization है निमोनिक्स का एक पार्ट, और एक इमेजेस है निमोनिक्स का एक पार्ट, जो हमें हेल्प करता है, किस चीज में हमें हेल्प करता है, चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए, ताकि हमारी मेमोरी जो है स्ट्रांग रहे, इनहेंस रहे, वो हम उसे रिकॉल कर सकें इजिली, हम उसे रिट्रीव कर सकें, ठीक है? तो निमोनिक्स यूजिंग इमेजेस, तो ये क्या हो जाता है, इसमें हमारे क्या है, दो मेथड्स हैं। तो ये थोड़ा देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये हमें भी हेल्प करेगा,
ठीक है, जिस बच्चे को जो बच्चा ऐसा हो कि मेरे को पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा, ठीक है, मैंने तो 2 बार पढ़ लिया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, या मैं तो भूल गया, मैंने तो 2 दिन पहले ही पढ़ा था फिर भी भूल गया। तो उनको ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी कि कैसे वो खुद को अपने जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे वो अपनी मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, सो दैट दे कैन कीप देयर स्टफ फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। सो द फर्स्ट मेथड ओवर हियर इज मेथड ऑफ लूसी, ठीक है? प्लेसिंग इमेज एट द लोकेशन, इसका मतलब है हमें इमेजेस प्लेस कर रहे हैं लोकेशन पे, मतलब घुमा फिरा के इसका यही मतलब है कि जो इमेजेस के थ्रू हम चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये वही मेथड है, ये वही मेथड है जहाँ पे हम इमेजेस के थ्रू चीजें याद करने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादा क्या कहते हैं, ज्यादा ही ज्यादा अच्छा होता है, वो उससे हम चीजें ज्यादा देर तक के लिए याद रख सकते हैं और ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए चीजें याद रहती हैं अगर हम विजुअलाइज करते हैं चीजों को, अगर हम इमेजेस के थ्रू अगर कोई चीज सीखते हैं तो, ठीक है। So loci, pronounced loci, is the plural form of locus, which refers to the position or place. So the meaning of loci is a location or a place or position. So this method use the location of a familiar places as cue to retrieve information. So so guys, just I have got some urgent call. So just please wait for 5 minutes. Let me take my call first, and we'll come back. Just wait for 5 minutes, or you can take a break for 5 minutes, and we'll continue later. Just please be on. Please be connected. Thank you.
सो हेलो एवरीवन, आई एम बैक। एक्चुअली मेरी ऑफिस की मीटिंग स्टार्ट हो गई है 4:30 बजे। इट्स ओके, हमारा थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, मैं कवर कर देता हूँ इसको जल्दी। सो नाउ द मेथड वी आर reading about is method of loci, which refers to the position of place। ठीक है, या तो कोई पोजीशन या प्लेस से जो हम रेफर करते हैं मेमोरी को, वो यूज करते हैं मेथड अपनी मेमोरी को इनहेंस करने के लिए निमोनिक्स के अंदर। तो ये मेथड क्या करता है, यूज द लोकेशन ऑफ फैमिलियर प्लेसेस एज अ क्यू टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, यूज करता है लोकेशन ऑफ फैमिलियर प्लेसेस। ठीक है, कि हम लोकेशन को यूज करता है, जो फैमिलियर प्लेसेस की जो लोकेशन होती है उनको यूज करता है कैसे, एज ए हिंट टू रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए उनको हिंट की तरह यूज करता है, लोकेशंस को या इमेजेस को। ठीक है, तो नाउ सपोज इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज यू वांट टू लर्न अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू बाय फ्रॉम अ नियर बाय ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया है इन्होंने, कि सपोज करो कि मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी दुकान पे, जा रहा हूँ अपने घर का कोई सामान लेने, बहुत सारा सामान लेने, और मैंने लिस्ट बना ली। ठीक है, तो लिस्ट बना ली और सपोज कि मैं घर से गया सामान खरीदने के लिए और लिस्ट मेरे पॉकेट से वो निकल गई, गिर गई नीचे कहीं। तो जब मैं रिकॉल करूंगा ग्रोसरी में जाके, तो मुझे सब चीजें याद नहीं आएंगी, राइट। मैं भूल जाऊंगा, मुझे सब चीजें याद ही नहीं आएंगी कि मैंने क्या क्या लिखा था। लेकिन अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं दूसरा तरीका अप्लाई करूं, तो अगर मैं जब मैं लिस्ट बना रहा था, तो अगर लोकेशन को, अगर उसको एसोसिएट करूं, लोकेशन को एसोसिएट करूं सब चीजों से, कि सपोज कि मुझे मेरे घर में क्या है कि रिफाइंड खत्म हो गया है। ठीक है, तो रिफाइंड मैं किचन में क्या करूंगा, किचन को विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा कि किचन में वहां सामान ये रखा होता है, वहां ये रखा होता है, मेरे वॉशरूम में यहाँ पे ये रखा होता है, और मेरे रूम में मेरे टेबल पे जो क्लॉक है उसके सेल खत्म हो गए हैं। तो अगर मैं ऐसे विजुलाइज करके अगर चीजों को रिकॉल करूंगा, तो दैट विल बी इजियर फॉर मी टू रिमाइंड ऑल दोस स्टफ विच आई एम गोइंग टू बाय टू फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस मेथड में कि हम क्या करते हैं कि चीजों को लोकेशन के थ्रू उनको याद करने की कोशिश करते हैं, और ताकि हम उनको देर तक याद करने की कोशिश करें। तो इसको पढ़ लेना, तुम्हें याद आ जाएगा। द लिस्ट कंटेन आइटम्स लाइक एग, टोमेटो, पैन, वॉशिंग पाउडर, सॉल्ट। Now to remember these items, first visualize each of them to be located in some separate spatial location, such as in the different rooms of your house। ठीक है, जब हम इसको विजुलाइज करेंगे अलग अलग लोकेशन पे हमारे रूम पे, देन मेंटली गो थ्रू योर हाउस। मेंटली क्या करो, अपने हाउस में जाओ, विजुलाइज करो हर एक आइटम को अलग अलग जगह पे। आफ्टर रीचिंग द मार्केट, ऑल यू नीड टू डू इज टू टेक अनदर मेंटल टूर। ठीक है, एक और मेंटल टूर करना मुझे अपने घर का, और याद करने की कोशिश करना है ये कहाँ पे क्या क्या सामान नहीं था। ऐसे मुझे क्या हो जाएगा, सब चीजें मुझे याद आ जाएंगी। So this is a method, and the next method we have over here is keyword method। So in keyword method is considered appropriate for learning vocabulary। ये method use होता है हमें vocabulary याद करने के लिए, या फिर जो foreign language होती है उसको याद करने के लिए हम इस method को use करते हैं, keyword method को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कोई नया word है scowl। ठीक है, यहाँ पे एक नया word है scowl, तो मेरे को इसको याद करना है, vocabs याद कर रहा हूँ मैं, नए नए वर्ड्स याद कर रहा हूँ। तो इसको एक तो डायरेक्ट याद करूँ, स्काउल का मतलब ये होता है, और डायरेक्ट इसको याद करूँ, तो ऐसे तो लाखों करोड़ों बहुत सारे वर्ड्स होता है, उनको याद करने में क्या हो जाएगी, मुश्किल आ जाएगी मुझे स्टोर करने में सबको एक टाइम पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रिलेट कर देते हैं। कैसे रिलेट कर देते हैं, मैंने सोचा कि स्काउल है, ये कहाँ किसके जैसा लग रहा है, ये आउल जैसा लग रहा है। ठीक है, आउल जैसा लग रहा है। तो स्काउल का मीनिंग क्या होता है, एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड एक्सप्रेशन। स्काउल मतलब होता है एन एंग्री और बैड टेम्पर्ड एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया, इसको रिमाइंड किया, एक आउल को रिमाइंड किया जो बहुत क्या है, एग्रेसिव पोजीशन में बैठा हुआ है। तो मैंने ऐसे इसको रिलेट करके इस स्काउल वर्ड को याद कर लिया कि स्काउल का मतलब क्या होता है, आउल जो गुस्से में है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट करके इसको कीवर्ड मेथड के थ्रू इस नए वर्ड को याद कर लिया, और ये मुझे कंपैरेटिवली मुझे ज्यादा देर तक ये याद रहेगा। ओके, so now the next topic we have over here is mnemonics using organization. This is the second method which we use to enhance our memory power. So here we have some methods. First is chunking। चंकिंग में क्या होता है, ये मेथड वो होता है जहां पे हम नंबर्स को याद करते हैं कुछ भी एक पैटर्न बना के। जैसे यहाँ पे 19391945 है।
हमने यहाँ पे 1939 और 1945 को ऐसे डिवाइड करके हमने ऐसे याद कर लिया इसको कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन 1945. इन दिस वे you can memorize as well as recall these numbers more accurately. अगर मैं इसको ऐसे याद करने की कोशिश करूंगा ना कि 1939 to 1945, तो ये मैं ज्यादा इजीली इसको याद कर पाऊंगा. मैंने क्या किया, एक मेथड यूज किया, चंकिंग मेथड. यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया और इसको एक ईयर मान लिया मैंने और इसको एक स्टोरी से एसोसिएट कर दिया और मुझे ये क्या है, याद रहेगी हमेशा. और नेक्स्ट है फर्स्ट लेटर टेक्निक. फर्स्ट लेटर टेक्निक में क्या होता है, so guys, in first letter technique, we use this technique in order to learn lots of words with the first letter of preference. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एग्जांपल, जैसे जो हमारा रेनबो होता है वहाँ पे we have different types of color, 7 colors होते हैं, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. तो मैं इनको ऐसे सीरीज में याद करने से बेटर होगा कि मैं फर्स्ट लेटर को ही याद कर लूं और फर्स्ट लेटर से एक नया वर्ड बनाऊं, VIBGYOR, इसको मैंने बोल दिया विबग्योर. तो मैं इसको याद कर पाऊंगा, यदि उसको याद करूंगा ना तो ये बाकी सारे कलर मेरे को ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे. तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना. तुम अगर देखोगे तो शॉर्ट टेक्निक्स होते हैं जो हम यूज करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो थियोरेटिकल चीजें होती हैं उनको माइंड में याद करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज करते हैं. यहाँ पे फर्स्ट लेटर टेक्निक इसको हम बोलते हैं. So the next topic we have over here is application of memory in everyday life. क्या क्या everyday life में हम memories के applications को use करते हैं, तो इसको एक बार मैं briefly बता देता हूँ, otherwise हमारा chapter खत्म हो गया है. So 7.1 we have autobiographical memory. ये वो टाइप की मेमोरी होती है जिसको हम यूज करते हैं अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी को स्टोर करने के लिए. इससे नाम से ही पता चल जाता है ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी जो मेरी कहानी है, ठीक है, कि मैंने बचपन से ये काम किया, कि मैंने यहाँ से 10th क्लास पढ़ी, यहाँ से 12th क्लास पढ़ी, या जो भी मेरी मेमोरीज है, मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा जो लाइफ इवेंट्स है, जो मेरी ऑटोबायोग्राफी है, जो वहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे वो स्टोर है और उस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जो सिर्फ मेरे बारे में मुझे बताती है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन वी हैव इज फॉल्स मेमोरी. So as the name suggests, it is the memory of an event that never happened. ठीक है, तो ये वो मेमोरी होती है जो कभी हुई नहीं होती है. ठीक है, ये ऐसी फॉल्स मेमोरी होती है जो कभी हमारे साथ नहीं होती है. इसको बहुत सारे क्या करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है ना, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, जैसे साइकोथेरेपिस्ट इसको यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए लोगों को. ठीक है, उनको क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के थ्रू या उनको एक साइकोथेरेपी के थ्रू क्या इनको फॉल्स मेमोरी क्रिएट करवा के उनसे चीजें निकलवाते हैं, उनकी मेमोरीज निकलवाते हैं. या ये उस टाइप की मेमोरीज होती हैं जो कभी हुई नहीं होती है. ठीक है, हमारे माइंड में कब फिर भी सेव रहती हैं. सो दिस कम्स अंडर फॉल्स मेमोरी. And the next one we have over here is flash bulb memory, memories of emotionally charged events. तो ये वो memories होती हैं जो मेमोरी हमारे दिमाग में रहती हैं किसी भी इमोशन की वजह से, कि किसी इंसिडेंट को लेके हम बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं उससे. जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि 9/11 में जो मुंबई अटैक हुआ था, ठीक है, या फिर कोई भी अटैक हुआ, सपोज कि हमें जो इंदिरा गांधी का या फिर जो महात्मा गांधी का जो उनका जो मर्डर हुआ था, ऐसे जो बड़े बड़े इंसिडेंट हैं, ठीक है, जो 9/11 का अटैक हुआ था, तो ये सब क्या है ना, ये सब जो मेमोरीज हैं, इन सब इंसिडेंट्स की मेमोरीज है, वो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है कि 9/11 में क्या हुआ था. हाँ यार, वो मुंबई में हुआ था, ताज होटल में हुआ था, ऐसे आए थे वहां पे लोग और उन्होंने ऐसा ऐसा किया था. तो जहाँ पे जिन इंसिडेंट्स में, जिन इवेंट्स में हम ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, हमें इमोशनली हम ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो वो हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है. कभी भी पूछ लो तो वो हम उसको आंसर कर सकते हैं. तो इस टाइप की मेमोरी को हम बोलते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी. So guys, I think the unit regarding memory has been completed. So if anybody have any kind of doubts, they can ask. Otherwise, we can end the session now. Any questions? Hello? कोई भी किसी को कुछ पूछना हो तो they can ask.
एंड कल मैं बता देता हूँ, कल के लिए कल मैं ट्राई करूंगा कि एक ही ब्लॉक रह गया, मोटिवेशन एंड इमोशन। उसमें ज्यादा कुछ डिटेल में बताने का है नहीं, सो आई विल ट्राई टू कंप्लीट दोज कॉन्सेप्ट्स इन द अपकमिंग सेशंस। तो कल ही मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। देन आई विल गिव यू वन डे एज एन ऑफ, वेयर यू कैन गो थ्रू विद द इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कोर्स एंड ट्राई टू रिवाइज ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। एंड देन लेटर एक दिन हम एक सेशन लेंगे जिसमें क्या है, मैं पूरा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी रिवाइज करा दूंगा शुरू से लेके एंड तक, जल्दी जल्दी थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा सब चीजें। तो जो स्टूडेंट्स ने पहले वाले लेक्चर ज्वाइन नहीं किए हैं, पहले वाले सेशन ज्वाइन नहीं किए हैं, या फिर बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं कि यूट्यूब में जाके भी देखने का मन नहीं करता है, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी उनमें से ऐसा ही हूँ, ठीक है, तो एक लाइव सेशन ज्वाइन करना है, इसके बाद मैं एक लाइव सेशन लूंगा, ये 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, जितना भी टाइम लगेगा, एंड देयर आई विल ट्राई टू कवर each and every important topic from this introduction to psychology course। तो एक बार जरूर रिवाइज कर लेना, और जिसको भी कोई डाउट हो, जिसको भी कुछ पूछना हो, वो नोट बना लेना अपना कि भाई मैंने रिवाइज कर लिया और मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई। तो जब हम रिवीजन सेशन लेंगे तो उसमें मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल दोस टॉपिक्स इन सिंपल लैंग्वेज एंड विद द बेसिक्स एज वेल। तो अगर किसी को कुछ पूछना हो अभी तो दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। नो डाउट्स, एवरीथिंग इज गुड, ओके देन, fair enough, all are silent. So good evening guys, have a good day, and thanks for joining the session. Good evening.